वो अपना विचार रखें। सम्मानीय सौरभ सुमन जी जो आज की मुख्य अतिथि हैं, मैं उनकी आग्रह करता हूँ अपना विचार रखें। माननीय सुमन साहब, आप अपने माइक पर म्यूट कर लीजिए। सौरभ सुमन जी, आप अपना माइक को अनम्यूट करिए। हो गया सर। हाँ, आप अपना विचार रखें मैडम। हेलो, आवाज हाँ, आ आपकी रही है? वॉइस में हाँ आ रही। ठीक, थैंक यू। अच्छी तरह आ रही है। सबसे पहले विश्व गुरु तथागत गौतम जी के चरणों में एक पुष्प अर्पित करते हुए विश्व विभूति नाले भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में फूल अर्पित करते हुए राष्ट्रमाता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जो देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, उनके चरणों में फूल अर्पित करते हुए आज के अध्यक्ष महोदय एवं संचालनकर्ता महोदय एवं इस बैठक में उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमो बुधाय। जय भीम। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ सुमन है। मैं बिहार के नवादा जिला के बुधौल गांव के रहने वाली हूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और सामाजिक कार्य में मुझे महामहिम राष्ट्रपति से नारी शक्ति पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया है और दूसरा पुरस्कार ग्लोबल बुद्धिस्ट डोर जो साउथ कोरिया की संस्था है, उसने मुझे एरियल डेवलपमेंट क्यून के रूप में सोने के मुकुट देकर के सम्मानित की है। तो आज सबसे पहले जो विषय रखा गया है वो बहुत गंभीर विषय है और इस पर विचार करना और गहन अध्ययन करके इस पर काम करने की आवश्यकता है। हमारे देश में दो तरह की विचारधाराएं चल रही हैं और मुझे समझना है कि किस विचारधारा से हमें जुड़ना है। एक विचारधारा है ब्राह्मणवाद और दूसरा विचारधारा है बुद्धवाद। हम थोड़ा सा अभी विषय से हट रहे हैं, लेकिन ये जानकारी जरूरी है, इसलिए मुझे लगा कि कहना जरूरी है। ब्राह्मणवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो राजतंत्र को स्थापित करता है, कायम करता है, और बुद्धवाद ऐसी व्यवस्था है जो प्रजातंत्र की व्यवस्था है, उसमें सारे लोग के समान अधिकार है, समान विचारधारा है। ये स्टार्ट करना है, हो नहीं रहा है जी। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, नहीं आ रही। नहीं मैडम, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखना है मुझे कि जो राजतंत्र है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हमारे लोग जो 85% के लोग हैं इतने ओतप्रोत हैं कि हम थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगी कि देखिए एक कलम है और ये कलम की जो लंबाई है वो इतना है और मैम माइक को अनम्यूट कर लीजिए। मैडम माइक को अनम्यूट करिए। नेटवर्क वीक हो गया है मैम। मैडम नेटवर्क वीक हो गया उनका। अच्छा। सुमन मैडम जी, आपका नेटवर्क वीक। मैडम बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जा रही है? हाँ। तो हम ये कह रहे थे कि ये कलम है और इसका को अगर खोलते हैं तो देखिए इसका ढक्कन की लंबाई 15% है और इस कलम की लंबाई 85% है। तो जिस तरह से कलम के ऊपर ही ढक्कन पड़ा हुआ है और हम कुछ एक पाए नहीं खींच सकते हैं,
उसी तरह से हमारे माथा पर ब्राह्मणवाद व्यवस्था, हमारे जो लोग हैं उनके माथा पर ब्राह्मणवाद व्यवस्था स्थापित है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे ही इस ढक्कन को हम खोलते हैं तो सब कुछ लिख सकते हैं, अपना तकदीर लिख सकते हैं, हर चीज हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं और ये ढक्कन की कोई आवश्यकता नहीं है। यही चीज हमारे जीवन में उतारने की जरूरत है कि जब तक के ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो दाइन कमाइन देवता देवी नरक स्वर्ग करके हमारे सर पर जो स्थापित है उसको निकालना होगा, और जब हम निकाल देंगे तब ये हमारे विकास, हमारे समाज का 85% लोग का विकास संभव है। जिस तरह से कलम का तभी उपयोग किया जा सकता है जब ये ढक्कन हटाया जाए। जब तक ढक्कन है तब तक हम एक लकीर भी इससे नहीं खींच सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा हम उदाहरण देकर के समझाना चाहेंगे कि देखिए आपके घर के आसपास में बगीचा होगा और बगीचे में कोयल भी रहता है और कौवा भी रहता है। तो हम लोग को समझना चाहिए कि कौवा 85% है और कोयल मात्र 15% है। लेकिन जब कोयल अंडा देती है तो जब उससे फोड़ने की बारी आती है तो कौवे के घोंसला में जा करके अंडा को रख देती है और कौवा उस अपना अंडा समझ करके और फोड़ता है और बच्चे को लालन पालन करता है। जब बच्चा बड़ा होता है तब उसे समझ में आता है कि मेरा बच्चा नहीं था, और तब घोंसला छोड़ करके, अपना घोंसला जो कौवा का है वो छोड़ करके चला जाता है। सेम सिचुएशन हमारे 85% लोग का यही है कि उनका जो कोयल का मीठी बोली है वो लोगों को प्रभावित करता है। उसी तरह से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो मीठी बोली है, जो उसका मीठा शासन चलाने का जो तरीका है वो हमारे लोग को प्रभावित किए हुए हैं और हमारे लोग उनके बच्चे को, उनके व्यवस्था को पालने पोसने में लगे हुए रहते हैं और अपना चीजों को भूल गए हैं। जिस तरह से कौवा अपना घोंसला को छोड़ करके चला जाता है, उसी तरह से हम लोग भी अपना जो व्यवस्था जो बाबा साहब बनाए थे उसको धीरे धीरे हम लोग छोड़ देते हैं। आज का जो विषय है, अब थोड़ा सा हम चाहेंगे, एक तरफ ब्राह्मणवादी व्यवस्था को आप लोग समझे होंगे, दूसरे तरफ हम बुद्धवाद व्यवस्था की तरफ जाते हैं। तो बुद्धवादी व्यवस्था में बिल्कुल प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और उसमें प्योर विज्ञान, जानो तब मानो, और उन्होंने कहा है कि अत दीपो भव, माने अपना दीपक स्वयं बनो, अपना काम स्वयं करो। तो इसमें पूरा प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और हमें इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में व्यवस्था बनी है वो 4 वर्ण है, नीचे हम लोग शूद्र हैं और ऊपर ब्राह्मण है। कभी शूद्र का बेटा यहाँ ऊपर ब्राह्मण नहीं हो सकता, चाहे वो पढ़ लिख करके PhD ही क्यों न हो जाए। अगर हम बुद्धवाद व्यवस्था की ओर जाते हैं तो हमारे पास 4 जो व्यवस्था है, एक मेस्टर का भी बेटा पढ़ लिख करके और IAS बन सकता है, ऊपर आ सकता है। तो अब हमें देखना है कि धार्मिक व्यवस्था की ओर जाना है, ब्राह्मणी व्यवस्था की ओर जाना है या बुद्धवाद व्यवस्था की ओर जाना है। तो आज जरूरत है मुझे बुद्धवादी व्यवस्था की ओर जाने का, और हम अपनी व्यवस्था को भूल गए हैं। बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब का जो सोच था, वो उस समय भी समझ रहे थे कि अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो खास करके शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए होगा, वो अगर स्थापित नहीं होता है तो हमारे जो समाज के लोग हैं काफी पीछे पड़ जाएंगे। अभी जो मुझे राजनीतिक आरक्षण में चमचा युग का जो उदय हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे लोग जीत करके आज भी लोकसभा में या विधानसभा में जा रहे हैं, तो वहाँ उनके द्वारा हमारे लोग को टिकट दिया जा रहा है और जो टिकट मिल रहा है तो उनके मर्जी से मिल रहा है। तो वहाँ निश्चित रूप से गुलामी स्थापित हो गया। जैसे ही उनके हाथ में सारी व्यवस्था चली गई तो हमारा गुलामी स्थापित हो गया और हम उनके गुलामीगिरी इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आज हम स्वतंत्र रूप से अपने समाज के लिए काम करेंगे तो शायद कल मुझे टिकट नहीं मिलेगा। इसीलिए इस चमचागिरी को कायम करने के लिए गांधी जी नाटक किए और बाबा साहब के सपना को
को तार तार करने का काम किए। अगर बाबा साहब का जो मांग था कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो, तो आज जो हमारे समाज के लोग इतना पिछड़ा है हर स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, तो शायद पिछड़ा नहीं होते। इसलिए जैसे अभी आप देख लीजिए कि वो लोग जो ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग हैं, वो लोग अपना पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्थापित कर लिए। जैसे पंचायती राज में भी अभी 74वां संविधान संशोधन हुआ हाल के समय में, और उसमें पंचायत राज चुनाव हुआ लगभग 2000 में शुरुआत हुई, और तभी अभी भी पंचायती राज से पृथक उम्मीदवार खड़ा होते हैं और जीत के विधानसभा में जा रहे हैं। उसी तरह से ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी भी पृथक बना हुआ है, जो ग्रेजुएट लोग होते हैं वही वोट देते हैं और ग्रेजुएट लोग ही उम्मीदवार होते हैं और जीत के जाते हैं। ठीक उसी तरह से शिक्षक का भी बना हुआ है। तो अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए निर्वाचन क्षेत्र स्थापित हो जाता, तो निश्चित रूप से हमारे लोग जीत करके जाते। और बाबा साहब का सपना था कि अगर इधर से शेड्यूल कास्ट जीतेंगे और वो सामान्य जो सीट होगा उसे ओबीसी के लोग जीतेंगे, और पृथक निर्वाचन क्षेत्र और सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से दोनों एरिया से जो उम्मीदवार जीत के जाएंगे तो 85% हमारे लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इस चीज को जो हमारे लीडर्स थे, चाहे ओबीसी के लीडर हों या शेड्यूल कास्ट के लीडर हों या शेड्यूल ट्राइब के लीडर हों, इस चीज को नहीं समझ सके। लेकिन गांधी जी ने इस चीज को समझा और उन्होंने अनशन जेल में किए। उस समय बाबा साहब के लोग सहयोग भी नहीं कर सके, और बाबा साहब को बाध्य हो लोग कर दिया, हर स्तर से दबाव भी डाला। और कस्तूरबा गांधी भी गई कई अपने साथियों के साथ कि हमारा सुहाग बचा लो, भीख मांगते हैं। इस तरह से इनको धमकी भी मिला। और खास करके हमारे लोग में कमी हुआ कि हमारे लोग बाबा साहब के सहयोग नहीं किए। इस कारण से बाबा साहब अकेला पड़ गए और पूना पैक्ट इनको करना पड़ा। और पूना पैक्ट हो जाने से आज अगर नहीं होता पूना पैक्ट, तो हम लोग आज जो सवर्णों के जंजीर में जकड़े हुए हैं, आज हम लोग नहीं जकड़े हुए होते, स्वतंत्र होते। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए अर्थ की जरूरत होती है, धर्म की जरूरत होती है और संघ की जरूरत होती है। जो बुद्ध ने त्रिशरण दिया, वो तीनों चीजों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो पोषक लोग हैं उन्होंने अपनाया। और आरएसएस ऐसा संगठन बना करके जो आज के डेट में पूरे में सबसे बड़ा संगठन के रूप में जाना जाता है और है भी। तो उन्होंने क्या किया कि हमारा दिया हुआ धर्म, हमारा दिया हुआ उपदेश और जो हमारे लोगों ने बताया, उसको वो लोग अपना करके और सबसे पहले अर्थ पर कब्जा किया, फिर धर्म पर कब्जा किया और संघ बनाया, और आज सत्ता में कायम हो गया। अभी जरूरत है हमें उसी राह पर चलने का, और फिर से पृथक जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कैसे फिर से लागू हो, इसके लिए हम लोग को एक जुट होना पड़ेगा और इस चीज को समझना पड़ेगा। और पूना पैक्ट के बारे में सारे लोग को पढ़ना पड़ेगा और अभी संघर्ष करने की जरूरत है कि हमारा कैसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र खास करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थापित हो। दूसरी चीज कि किसी भी व्यवस्था को कायम करने के लिए जब तक के हम लोग को जो तोड़ा गया, जातिवाद में बांटा गया, उस चीज को भी समझना पड़ेगा कि
हम लोग इतना बड़ा जमात रहते हुए भी 85% रहते हुए भी टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, जात में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं। ये जाति बंधन को, धर्मवाद को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को कहा जाता है कि हिंदू हैं। हम हिंदू कैसे हैं? हिंदू तो एक गाली है। और अगर हिंदू हैं तो कोई भी आदमी पूछता है तो हम कहते हैं कि हम फलना जाति हैं। अगर हिंदू होते तो हम हिंदू बोलते हैं। लेकिन हिंदू जो धर्म है उसमें तो जाति है, वो जातियों का एक समूह है, वो तो कोई धर्म है नहीं। बुद्ध के हिसाब से भी जो धर्म की परिभाषा है कि जिसे अग्नि का धर्म है जलना, और लोगों को जो उसमें कूदेगा वो जलेगा। सूर्य का धर्म है रोशनी देना, तो झोपड़ी हो चाहे महल हो सबको बराबर रोशनी मिलता है सूर्य के किरण से। लेकिन जो हिंदूवादी व्यवस्था है, चाहे हिंदू जो धर्म है, उसमें तो सब एक दूसरा से नफरत करता है, एक दूसरा को नीच समझता है, वो धर्म है ही नहीं। तो ये चीज को समझना पड़ेगा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जातियों का समूह है। और सत्ता में ब्राह्मणी व्यवस्था को कायम करने के लिए एक बहुत बड़ा औजार है। इस औजार को तोड़ने की जरूरत है, इस औजार को मड़ोड़ने की जरूरत है। और बाबा साहब बोले हैं कि इसको त्याग करने की जरूरत है, तो हमें त्याग करने की जरूरत है। जब तक हम इस धर्म के बहाव में बहते रहेंगे तब तक के हमारा कभी विकास संभव नहीं है। दूसरी चीज की जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसमें अभी हमारा जो 85% जितनी संख्या है, उस संख्या के आधार पर जो हम हर स्तर पर पीछे हैं, जैसे कॉलेजियम सिस्टम न्यायपालिका में देख लीजिए, कार्यपालिका में देख लीजिए, कहीं भी हमारी भागीदारी नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पूना पैक्ट गांधी ने रो कान के और जान से मरने की जो धमकी दिया और एक बड़ा नाटक किया, उसका सबसे बड़ा देन है कि आज कॉलेजियम सिस्टम लागू है। एक भी हमारे लोग न्यायपालिका में नहीं है, कार्यपालिका में नहीं है। तो इस तरह से बहुत माने सोचने की जरूरत है और एकजुट होने की जरूरत है और गंभीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है। जब तक हम गंभीर नहीं होंगे इस विषय पर, तब तक के हमारी जो स्थिति है, हम कहीं नहीं है। हमारा राजनीतिक विकास नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन ये पूना पैक्ट है। और पूना पैक्ट हमारे समझ से सभी लोग को पढ़ना चाहिए, अपने घरों में बच्चों को भी बताना चाहिए, आसपास के जो हमारे साथी हैं उनके बारे में बताना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, पूना पैक्ट के बारे में बहुत लोग हमारे समझ से हमारे लोग जानते ही नहीं हैं, और जो लोग जानते हैं उस चीज को समझते नहीं हैं या त्याग कर दिए हैं, भूल गए हैं। तो आज का जो विषय रखा गया है कि कहीं हम भूल ना जाएं, तो वास्तव में हम भूल गए। कहीं हम भूल ना जाएं, नहीं हम भूल गए हैं। फिर से उसको याद करने की जरूरत है और अपने इतिहास की ओर जाने की जरूरत है। हम अपना इतिहास जब पढ़ेंगे, जो हमारे पूर्वज हैं सारे लोग, जिसे बुद्ध सामाजिक क्रांति किए, हम लोग को भरमाने के लिए कहा जाता है कि धार्मिक है। उन्होंने शिक्षा की क्रांति की, जातिवाद तोड़ने की क्रांति की, और लोग कह देता है कि ना 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 ये दूसरा धर्म है, हम लोग को वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ बुद्धिवादी व्यवस्था है, इसीलिए ये लोग सोचता है कि अगर वहाँ ये लोग चले जाएंगे तो शायद हमारा जो साजिश है वो नाकाम हो जाएगा। तो इस साजिश को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जो जाति और वर्ण की जो व्यवस्था है उसको हम तोड़ें और एकजुट हों, संगठित हों, ताकि हर स्तर पर, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ हम संघर्ष कर सकें और देश में चक्का जाम कर सकें कि फिर से पृथक निर्वाचन क्षेत्र कायम हो। इसके लिए जन आंदोलन की जरूरत है और इसके लिए बड़ा संगठन बनाने की जरूरत है और गांव-गांव स्तर पर काम करने की जरूरत है।
अभी हाल के दिन में देखिए बिहार में जो गरीबों की मसीहा या 90% जो नारा दिए जगदेव बाबू, उन्होंने कहा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। वो उनका भी यही सोच था कि निच्छक सरकार ओबीसी और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बने, और उनके भी विचारधारा को नाकाम करने के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो पोषक लोग हैं वो ध्वस्त किया, और आज भी लोग हमारे व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है। तो फिर से हमें अपने घर लौटने की जरूरत है। जो मेरा पुराना घर है बुद्धिवादी व्यवस्था, वहाँ लौटने की जरूरत है और अपने इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। दूसरी चीज कि जितने हमारे महापुरुष हुए, उन महापुरुषों को घर में सभी के घरों में कैलेंडर लगाने की जरूरत है, ताकि हमारे जो अगला पीढ़ी है उस चीज को समझ सके कि कौन कौन हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या क्या काम किए। तो जो भी उपस्थित लोग हैं, सबसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि हम लोग जाति व्यवस्था को तोड़ने के दिशा में काम करें, और पृथक निर्वाचन क्षेत्र हम दलितों के लिए फिर से कैसे स्थापित किया जाए या इसको लागू किया जाए, उसके लिए समय समय पर बैठक करने की जरूरत है, संगठन बनाने की जरूरत है, और विचार एक रणनीति बनाने की जरूरत है, जो रणनीति बिल्कुल गोपनीय हो। जिस तरह से आरएसएस काम करती है, जो भी वो रणनीति बनाती है किसी को पता नहीं होता है, जो उनके वर्कर होते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि किस रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो काम इन लोग को करना है वो बताया जाता है, रणनीति नहीं बताया जाता है। और इसलिए नहीं बताया जाता है कि आरएसएस में भी मेरा अपना भाई है और वही लोग काम कर रहा है। जिस समय समझ जाएगा कि अच्छा इस काम के लिए ये काम हो रहा है, तो शायद हमारे लोग काम नहीं करेंगे। तो उसी तरह से हमें भी जरूरत है कि जो रणनीति बने वो गोपनीय हो, और जो काम हो वो हमारे लोग करें, और बिल्कुल जो सामान्य जाति के लोग हैं उनसे हट करके काम करें। यही हमारा अभी के जरूरत है। और एक लास्ट में मैं छोटा सा करके समाप्त करना चाहूंगी कि ये मत पूछना कभी दोबारा कि तुम्हें क्या जरूरत है। जैसे दिल के लिए धड़कन जरूरी है, जैसे दिल के लिए धड़कन जरूरी है, वैसे ही बाबा साहब के लिए बाबा साहब द्वारा मांग किया गया पृथक निर्वाचन क्षेत्र जरूरी है। थैंक यू। बहुत बहुत साधुवाद। आज का विषय है कहीं हम भूल ना जाएं, राजनीतिक आरक्षण से चमचा युग का उदय हुआ, पृथक निर्वाचन की अत्यंत आवश्यकता। इतना कठिन विषय पर आपने बहुत सुंदर और बहुत सरल भाषा से और कम से कम समय से आपने जो समझाने की कोशिश की है, वाकई आउटस्टैंडिंग और एक्सेलेंट आपने आज का विचार रखे हैं। मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो महिला विंग है उनकी तरफ से और पूरे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की टीम से आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आप हमारे से जुड़े रहिए और आपका बीच बीच में ऐसे मार्गदर्शन मिलता रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपने विचार रखे हैं कम समय में, और ये आउटस्टैंडिंग है मेरे विचार से। और इसीलिए आपको पुनः बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो, आपका परिवार का भी मंगल हो। थैंक यू।